चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उसके पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र का हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो हम जहां तक पढ़े थे भूगोल में, क्लास 10 का जो हम भूगोल पढ़ रहे थे उसमें जहां तक पढ़े थे उससे आगे आगे बढ़ेंगे और आपके लिए पार्ट 2 लेकर आ रहे हैं। तो हम पिछले पार्ट 1 में क्या सीखे थे ये आपको एक बार हम बता देते हैं। पिछले पार्ट में हम सीखे थे, जो पहला चैप्टर हमारा चल रहा है संसाधन एवं भारत संसाधन एवं उपयोग, इसमें हम सीखे थे कि संसाधन किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन हम सीखे थे कि संसाधन किसे कहते हैं। और इसके बाद हम सीखे थे संसाधन के उपयोग के बाद एक भूगोलविद का जो कथन था जिनका नाम था जिम्मरमैन। क्या नाम था? जिम्मरमैन। इनके द्वारा दिया गया संसाधन के लिए कथन को हम सीखे थे, जिनका कथन था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसके बाद हम सिखाए थे आपको पार्ट 1 वाले वीडियो में कि संसाधन जो है उसको कितने आधार पर बांटा गया है। तो उसके आधार को हमने आपको बताया था कि पहला जो होता है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को डिफाइन किया जाता है, उसके बाद उत्पत्ति के बाद उपयोगिता के आधार पर डिफाइन किया जाता है, इसके टाइप को उपयोगिता के आधार पर। उसके बाद हम सिखाए थे आपको उपयोगिता के बाद स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाए थे कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ये सब हम आपको पार्ट 1 में बता चुके हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। चलिए एक बार और आपको दोहरा देते हैं। संसाधन जो मानवीय यानी मानव जो अपने दैनिक जीवन में जिन जिन वस्तुओं का इस्तेमाल करता है, उपयोग करता है, वे सभी क्या है? तो संसाधन है। उसके बाद जिम्मरमैन का कहना था संसाधन के लिए कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, अर्थात मनुष्य अपने ज्ञान को लगाकर एक से एक नए संसाधन को विकसित करता है। फिर हम सीखे थे कि बताइए कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सीखे थे कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम पहला सीखे थे जैव और दूसरा अजैव। उसके बाद उपयोगिता के आधार पर संसाधन को हमने डिफाइन किया था कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है, उपयोगिता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के हैं। तो उपयोगिता के आधार पर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, जिसमें हम नवीकरणीय और अनवीकरणीय जानते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हमने 4 प्रकार डिफाइन किया था, ये 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन को भी हमने 4 प्रकार से डिफाइन किया था कि 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से इन सभी को जोड़कर संसाधन जो है वो कितने हो गए? तो 4 4 8 2 10 2 12 यानी 12 प्रकार के संसाधन हैं। इसका मतलब 12 प्रकार के संसाधनों का हमें डिफिनेशन देखना होगा। जब हम इनके डिफिनेशन को क्लियर करेंगे तो फिर इनके एग्जाम्पल को भी समझना होगा। इनके एग्जाम्पल को समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे चैप्टर में। तो आज का मेरा जो मुख्य काम होगा ये 12 टाइप्स जो है संसाधन के, इन 12 टाइप को हम डिफाइन करेंगे आपके लिए और इसके सारे एग्जाम्पल को हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं पार्ट 2 में आगे बढ़ते हैं। ये पार्ट 1 का था। हाँ, यदि अभी तक कोई पार्ट 1 नहीं देखे और पार्ट 2 का वीडियो देख रहे हैं तो फिर समझने में काफी दिक्कत होगा। इसलिए आप सबसे पहले क्या करें, पार्ट 1 जाकर अवश्य देख लें। पार्ट 1 देखकर फिर पार्ट 2 को देखें, ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो आज हम पढ़ रहे हैं यानी भारत संसाधन एवं उपयोग भूगोल का पार्ट 2, ठीक ना, पार्ट 2। चलिए स्टार्ट हो जाता है अब पार्ट 2। पार्ट 2 में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है हमारे लिए कि ये उत्पत्ति के आधार पर जो हम देखे थे जैव और अजैव संसाधन, इसका मतलब जैव संसाधन किसे कहते और अजैव संसाधन किसे कहते, इन दोनों को समझना होगा, इसके डिफिनेशन को समझना होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम यहां ले लेते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन, जैव संसाधन किसे कहते हैं? 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 चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो कहता है ऐसे संसाधन, देखिए पहले थोड़ा सा समझिए, कहता है ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जो है ना जैव मंडल से होती है। जैव मंडल का मतलब हुआ जिसमें जीवों के लक्षण मौजूद होते हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं मनुष्य, तो इसमें मनुष्य क्या है? जीव है। मछली बोलते क्या है? जीव है। हम बोलते हैं पशुधन, पशुधन मतलब कोई भी पशु की बातें करते हैं। हम वनस्पति की बातें करते हैं, ये सभी जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, ठीक ना। तो चलिए इसके डिफिनेशन को क्लियर करते हैं, बोर्ड के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अच्छी तरह से आप देखिएगा। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं, हम आपके लिए डिफिनेशन इसका क्लियर कर देते हैं।
ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जैव मंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। उसे जैव संसाधन कहते हैं। ठीक ना, चलिए उसे जैव संसाधन कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर समझना होगा, सिर्फ समझा देंगे हम आपको। आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं तो आप सोचिएगा कि हम लिख पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, इसलिए आपको देखना होगा और समझना होगा। ठीक ना, जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इसका मतलब बताइए कि जैसे में कौन कौन ऐसे संसाधन हैं जो जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहला हम एग्जांपल लेंगे मनुष्य। मनुष्य क्या है? मनुष्य हम पढ़े थे, मनुष्य भी स्वयं एक क्या है? संसाधन है। तो मनुष्य जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक ना, मनुष्य हो गया। दूसरा पशुधन हो गया। पशुधन कहने का मतलब सारे पशु इसी में आ गए, पशु पक्षी जो है। ठीक ना, यानी पशुधन हो गए। पशुधन के बाद अगर आप अलग अलग से बोलना चाहेंगे तो चलिए मत्स्य बोल दीजिए। मत्स्य यानी क्या हुआ? मत्स्य को मछली, यानी संस्कृत भाषा मत्स्य तो मछली हो गया। या वनस्पति, पेड़ पौधे। वनस्पति मतलब छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, वनस्पति बड़े बड़े पेड़ पौधे जो कहिए, ये सब क्या है? ये सब आते हैं आपके जैविक संसाधन के अंतर्गत इत्यादि। ठीक ना, यानी ऐसे संसाधन है, जैव संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिसमें जीवों के लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे कि मनुष्य है, पशु है, मछली है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं। ये सभी क्या है? तो ये सभी जैव संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहां तक आप जैव संसाधन समझ गए। अब हम समझेंगे अजैव संसाधन किसे कहते हैं। चलिए, तो अब हम सीखते हैं अजैव संसाधन किसे कहते हैं। चलिए, हाँ, यदि अभी तक आप पार्ट 1 नहीं देखे, पार्ट 2 डायरेक्ट देख रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप जाके पार्ट 1 अवश्य देख लें। पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 देखें। ठीक ना, चलिए, तो इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा आ रहा है जिसमें हम क्या करते हैं? अजैव संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, हम आपसे बोले थे पार्ट 1 में कि सबका डिफिनेशन हम लेकर आएंगे पार्ट 2 वाले वीडियो में। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं पार्ट 2 वाला वीडियो, जिसमें हम संसाधन के सारे टाइप के डिफिनेशन यानी परिभाषा को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक ना, तब अब दूसरा यहाँ पे आ रहा है कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। अब यहाँ प्रश्न उठता है एक बार कि जो जैव और अजैव हम पढ़ रहे हैं, आखिर जैव अजैव किसके आधार पर हम पढ़ रहे हैं। तो पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं कि जैव संसाधन और अजैव संसाधन, ये दोनों जो टाइप हैं, ये दोनों टाइप किसके हैं? तो ये दोनों टाइप में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को जो बांटा जाता है, तो वो बांटा जाता है जैव और अजैव। तो उसी में हम आपको पहला जो आधार था, उसमें जो 2 प्रकार थे, जैव और अजैव, तो जैव का परिभाषा हम दे चुके, अब दे रहे हैं अजैव संसाधन मतलब किसे कहते हैं। ठीक ना, तो चलिए अजैव संसाधन का परिभाषा देख लेते हैं। तो इसमें चालू होगा, एक तरह से ही लिखेंगे, डिफिनेशन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक ना, स्टैंडर्ड। तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं के समूह से होती है। निर्जीव वस्तुओं के समूह से होती है, यानी ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं के समूह से होती है, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे अब प्रश्न उठता है कि आखिर कौन कौन ऐसे संसाधन हैं जिसे हम अजैव संसाधन कहेंगे। तो कहता है कि जैसे अगर आप बोलते हैं कि खनिज, अब खनिज में सारे टाइप के खनिज आ गए, खनिज बोलते हैं। आप बोलते हैं कोई धातु का नाम बोलते हैं, आप चट्टान बोलते हैं, तो जो है खनिज है,
धातु हैं, चट्टाने हैं, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी हैं आपके अजैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। अर्थात खनिज भी क्या है? निर्जीव वस्तु में, धातु भी क्या है? निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आते हैं, चट्टाने निर्जीव वस्तु के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब हुआ कि अजैव संसाधन उसे कहेंगे जो निर्जीव है, यानी निर्जीव है, ये सजीव नहीं है। लेकिन हम पहला वाला जो आपको पढ़ा है इसका टाइप, उसमें सिखाया है जैव संसाधन किसे कहते हैं। तो उसमें हम आपको सिखा रहे थे कि जैव संसाधन उसे कहेंगे जो जीव जैव मंडल से प्राप्त होती है, जीवों से प्राप्त होती है, जिसमें जीवों के लक्षण मौजूद होते हैं, ठीक ना। लेकिन इसमें जो है अजैव वाला में अजैव नाम ही अजैव, जो जैव नहीं है, अर्थात जो जैव नहीं है, जिसमें जीवों के लक्षण मौजूद नहीं है, उसको क्या कहिएगा? तो उसको कहिएगा अजैव संसाधन। तो खनिज में जीवों के लक्षण मौजूद नहीं क्योंकि निर्जीव है, धातु में जीवों के लक्षण मौजूद नहीं क्योंकि निर्जीव है, चट्टानों में जीवों के लक्षण मौजूद नहीं क्योंकि निर्जीव है। तो आगे बढ़ेंगे और सिखाएंगे आपको अगला। तो यहां तक आपको हमने सिखाए कि उत्पत्ति के आधार पर जो दो टाइप थे उसके डिफिनेशन को भी हमने क्लियर किया, उसके एग्जाम्पल को भी हमने क्लियर किया। अब आगे बढ़ेंगे और आपको सिखाएंगे कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के थे, उसके डिफिनेशन को अब हम क्लियर करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तो हम सीखे थे कल पार्ट 1 में जो सीखे थे उसमें हम सीखे थे कि उपयोगिता के आधार पर जो संसाधन है ना जी, उपयोगिता के आधार पर संसाधन जो है मुख्य रूप से वो दो प्रकार के हैं, ठीक ना। पहला सीखे थे नवीकरणीय संसाधन और दूसरा सीखे थे अनवीकरणीय संसाधन। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आपके लिए कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे। तो तीसरा आ गया क्वेश्चन हमारा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। चलिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अब यहां पर आपके लिए डिफिनेशन आएगा कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। तो कल सिर्फ हम इसके बारे में थोड़ा बहुत बता रहे थे आपको, लेकिन आज हम आपको पूरा इसके बारे में बताएंगे कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब हुआ कि वैसा संसाधन जिसे आप रासायनिक हो या भौतिक हो या यांत्रिक विधि हो, किसी भी विधि के द्वारा आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। यानी रासायनिक विधि हो या भौतिक विधि हो या आपका यांत्रिक विधि हो, ये तीनों लगा के, यानी कहने का मतलब तीनों में से कोई भी लगाकर जिस संसाधन की आप पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, पुनः उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। यानी ऐसा संसाधन, सीधा सीधा कहिए तो ऐसा संसाधन जो अगर आप एक बार उपयोग में लाते हैं तो इसके बाद आप पुनः उसको प्राप्त भी कर सकते हैं, यानी उसका क्षय नहीं होता है, उसकी पुनः प्राप्ति आप कर सकते हैं। तो जिसकी पुनः प्राप्ति आप कर सकते हैं ना, वो नवीकरणीय, नाम से सुनिएगा, नवीकरणीय, यानी जिसको फिर से आप बना सके, जिसको फिर से आप नया कर सके, उसको हम नवीकरणीय बोलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ डिफिनेशन आपके लिए लाते हैं और डिफिनेशन के अनुसार फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो वैसे संसाधन जिसे भौतिक रासायनिक या यांत्रिक, भौतिक रासायनिक एवं ठीक लगता है, एवं यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। वैसे संसाधन या वैसा संसाधन जिसे भौतिक रासायनिक एवं यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वैसे संसाधन जिसे भौतिक रासायनिक एवं यांत्रिक विधि द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे अब आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि ऐसा कौन संसाधन है जिसको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, यानी जिसका उपयोग कर लिए आप, उपयोग करने के बाद फिर से उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ऐसा नहीं है।
ये समाप्त होने वाले संसाधनों में नहीं आते हैं। लेकिन एक बात जरूर आपको नोट करना होगा कि समाप्त होने वाले संसाधनों में नहीं आते, इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आप इसका दोहन कीजिएगा, इस संसाधन का कितना भी दोहन कीजिएगा तो ये समाप्त नहीं होगा, ऐसा कहने का अर्थ नहीं होता। हाँ, ऐसा कहने का अर्थ मतलब हुआ, जैसे कि अगर हम बात कर ले कि वन संसाधन जो है, वन जो है वो क्या है, तो नवीकरणीय संसाधन है। वन क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन आप चाहिएगा कि आप वनों की लकड़ी को बार बार काट काट के उसको समाप्त कर दें, और आप समझ रहे हैं कि वो नवीकरणीय है, अर्थात इसकी समाप्ति कभी नहीं हो सकती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि यदि वनों से लकड़ी को आप लगातार काटते रहे, और यदि आप पेड़ पौधे यानी जो काट रहे हैं जिसके बदले उसके बदले यदि आप पौधों को लगा नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब वो अनवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा, वो भी समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सीधा मेरा कहने का अर्थ है कि नवीकरणीय संसाधन का मतलब है कि आप उसको आप चाहें तो सही उपयोग से यदि करते हैं ना, इसका सही उपयोग करते हैं, दुरुपयोग नहीं करते हैं, तो फिर ये वाला संसाधन कभी समाप्त होने वाला नहीं। जैसे आप जंगल से लकड़ी काटकर लाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक पौधे काटे और एक पौधे के बदले आप एक पौधे लगा दीजिए, तो इसका मतलब वो नवीकरणीय संसाधन है और इसकी समाप्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन यदि आप बार बार काटे जा रहे हैं लेकिन पेड़ पौधों को लगाने से आप वंचित रह रहे हैं, तो ये फिर अनवीकरणीय संसाधन में चले जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है, यानी पेड़ पौधे नवीकरणीय संसाधन है। कब? जब आप पेड़ पौधों को काटते हैं लेकिन उसके बदले पहले एक पेड़ पौधों को आप लगा देते हैं, तो नवीकरणीय है। लेकिन लगातार सभी लोग काटे जा रहे हैं और पेड़ पौधों को लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये अनवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा। ध्यान देने वाली बात है। यहाँ बहुत बड़ा संदेश भी है कि पेड़ पौधों को आप काटे, पेड़ पौधों को यदि आप काटे तो ठीक है, इस काटने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके पहले आपको लगाना होगा पेड़ पौधों को, ठीक ना। यदि एक पेड़ काटते हैं तो पहले एक पेड़ लगाइए, दो पेड़ काटते हैं तो पहले दो पेड़ लगाइए, तो फिर नवीकरणीय संसाधन है और आप पर्यावरण के हिसाब से भी सही कर रहे हैं। तो यहां पर इसका एग्जाम्पल जो हम लेंगे, क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे इसमें पवन ऊर्जा। जैसे पवन है, हवा जो है, क्या आएगा, ये पवन ऊर्जा, ये हवा क्या है, समाप्त होने वाला नहीं है, तो ये नवीकरणीय में चला गया, ठीक ना। आज देखिए उसके बाद जल ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, तो जल क्या है, ये नवीकरणीय संसाधन है। आप सौर ऊर्जा ले रहे हैं, सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा यानी सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें किस में जाएगा, तो नवीकरणीय हो जाएगा, समाप्त होने वाले नहीं है, ठीक है। आप ले रहे हैं वन, ये वन क्या है, लकड़ी क्या है, तो ये भी नवीकरणीय है। आप ले रहे हैं वन्य प्राणी, वन्य प्राणी, ये सब क्या है, तो ये सब भी नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे, यानी ये भी कभी समाप्त नहीं होंगे। लेकिन हाँ, इनका शिकार आप करते रहिएगा लगातार, तो ये तो गलत बात है ना, ठीक ना। इसको ध्यान में रखिए, इस एग्जाम्पल को। वन्य प्राणी नवीकरणीय है, लेकिन यदि आप लगातार शिकार करते रहते हैं तो ये तो गलत बात है, तब तो ये नवीकरणीय संसाधन में चले जाएंगे। तो पवन ऊर्जा हो, जल हो, सौर ऊर्जा हो, वन प्राणी हो, विद्युत हो, विद्युतीय ऊर्जा हो, ये सब क्या है, तो ये सभी के सभी आपका किस में जा रहे हैं, तो ये सभी के सभी आपके नवीकरणीय संसाधन है। यानी इसका अगर आप सीधा सीधा दुरुपयोग ना करें तो फिर ये नवीकरणीय संसाधन है, लेकिन आप चाहेंगे कि लगातार दुरुपयोग करें तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक ना। तो नवीकरणीय संसाधन हम समझ गए कि वैसे संसाधन जिसे भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक विधि द्वारा आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हवाएं जो है ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है, आप जान रहे हैं। आपका जो जल है कभी समाप्त होने वाला नहीं है, ठीक ना, क्योंकि आपको हम बताए थे जो वर्षा होती है वो भूमि के अंदर रिस कर चली जाती है, उसके बाद कुछ फिर ऊपर यानी वाष्पीकरण के प्रोसेस से होकर, वाष्पीकरण का प्रक्रिया होकर फिर से क्या बन जाता है, बादल बन जाता है, फिर से वो क्या हो जाता है, फिर से बरसात, बादल बन के बरसात से फिर से पानी आपके पास ही है। कहने का मतलब जल हो, सौर ऊर्जा हो, वन प्राणी, विद्युतीय ऊर्जा, ये सभी क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। ठीक से देखिए, आगे लेकर आ रहे हैं आपके लिए अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम और आपको सिखाएंगे कि अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। अभी तक हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं, तो तीसरा तो आपका क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके लिए चौथा। चलिए चौथा नंबर लेकर आ रहे हैं, चौथा टाइप, चौथा का डिफिनेशन हम आपको समझाएंगे, फिर उसके भी एग्जाम्पल को हम आपको समझाएंगे, ठीक ना। तो ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। जो अभी जो हम आपको जैव अजैव पढ़ा है वो वाला भी, नवीकरणीय अनवीकरणीय ये वाला भी,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इसको तो पूछना ही है, ये चारों में से जो पूछ ले लेकिन इसको पूछना ही है, ठीक ना। तो चलिए अनवीकरणीय अब आपके लिए ला रहे हैं, ठीक ना। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? अनवीकरणीय, ये नंबर 4 आता है। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? चलिए ये वाला जो अनवीकरणीय नाम से ही क्लियर है, मतलब नहीं, नवीकरणीय, जो नवीकरणीय नहीं है वो क्या है? तो वो अनवीकरणीय संसाधन है। तो कहता है ऐसा संसाधन जिसका विकास, ऐसा संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है। यानी कहने का मतलब कि ये ऐसा संसाधन नहीं है कि आपका 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल में अनवीकरणीय संसाधन का निर्माण हो जाता है। ये ऐसा नहीं होता है। अनवीकरणीय संसाधन का जो निर्माण होता है ये बहुत लंबी प्रक्रियाओं के द्वारा होता है, कई लाखों करोड़ वर्ष लग जाते हैं। तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति एक लंबी अवधि में जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है उसको हम बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। तो चलिए डिफिनेशन लिख देते हैं। ऐसा संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। चलिए ऐसा संसाधन जिसका विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा, अवधि माने समय, तो लंबी अवधि लंबे समय में जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और बताते हैं आपको नवीकरणीय से तुलना करके कि नवीकरणीय संसाधन जो था ना उसको आप पुनः प्राप्त कर सकते थे, ठीक ना, उसको पुनः प्राप्त आप कर सकते थे। लेकिन जो अनवीकरणीय संसाधन है ना जी, इसको आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब आपके मन में एक बात उठेगा जरूर, उससे पहले कि एग्जाम्पल लिख लें तब आपके मन में जो प्रश्न आने वाला है उसका जवाब हम पहले दे देते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल होगा, जैसे में कोयला समझिएगा, कोयला के बाद पेट्रोलियम समझिएगा। पेट्रोलियम कहने का मतलब पेट्रोलियम पदार्थ, सारे इसके अंतर्गत आ गए, पेट्रोल डीजल केरोसिन सब इसी से निकलता है, ठीक ना, पेट्रोलियम पदार्थ। उसके बाद प्राकृतिक गैस, इसको सीधा सीधा अगर एक लाइन में लिख दे तो एक एग्जांपल में तो जीवाश्म ईंधन समझिएगा। अब एग्जांपल के माध्यम से अब हम अभी बोल रहे थे, आपको एक बात बोल रहे थे कि नवीकरणीय संसाधन जो है इसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। हम बता रहे थे कि नवीकरणीय संसाधन जो है इसको आप पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सौर ऊर्जा की बातें की है, वो पवन ऊर्जा की बातें की है, हमने वहां जल की बातें की, हम वहां पे पेड़ पौधों के बारे में आपसे बात की। इसके अलावा अभी जो हम बात कर रहे हैं आपसे वो कर रहे हैं कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस। ये कोई अच्छा एक चीज यहां भी क्लियर है कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये सब क्या है? जीवाश्म ईंधन है। आपसे पूछा जाएगा कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, आगे चल के इसका डिफिनेशन भी हम क्लियर करेंगे आपके लिए कि जीवाश्म ईंधन वैसे ईंधन को कहते हैं जिसमें जीवों के अंश मौजूद होते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो यानी अगर जीवाश्म ईंधन के उदाहरण दिए तो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हमने क्लियर कर दिया। अभी हम बात कर रहे थे अनवीकरणीय कि कोयला अगर खत्म हो गया ना जी खदान से, तो आप फिर से कोयला प्राप्त तुरंत नहीं कर सकते हैं 10-5 वर्ष में। पेट्रोलियम पदार्थ यदि समुद्र से समाप्त हो गए ना, यानी समुद्र से निकाले जाते, समुद्र में कई समुद्र के बीच में या कहीं और जाकर समुद्र में और उसके बीच में पाइप सिस्टम लगाकर बहुत बड़े प्लांट लगाकर समुद्र के नीचे से पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है। और जहां पेट्रोलियम पदार्थ की प्राप्ति होती है उसी के बगल में प्राकृतिक गैस भी मिलते हैं, ठीक ना। ये सब समुद्र से ही प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है।
अब बातें करते हैं कि यदि हमारा कोयला समाप्त हो गया तो क्या 10 वर्षों के अंदर हम फिर कोयला को जन्म करवा सकते हैं, फिर से कोयला बना सकते हैं? क्या पेट्रोलियम पदार्थ फिर से हम बना सकते हैं? क्या प्राकृतिक गैस हम फिर से बना सकते हैं? जवाब है नहीं। ये कोई 10 वर्ष 20 वर्ष या 30 वर्ष या 100 वर्षों की कहानी नहीं है, ये लाखों करोड़ों वर्षों की कहानी है। यानी अनवीकरणीय संसाधन को आप प्राप्त तो कर सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन जानते हैं करोड़ों वर्ष आपको चाहिए। इसको क्या कहेंगे? जब करोड़ों वर्ष चाहिए तो ऐसा तो हम कह सकते हैं ना जी कि करोड़ वर्ष अगर हमको लग रहे हैं तो इसका क्या हुआ? इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ कि इसकी पुनः प्राप्ति आप नहीं कर सकते, ठीक ना? तो इसको एक बार उपयोग में ला लिए ना, खत्म हो गया ना, तो फिर नहीं कर सकते। नोट करके आपको एक बात यहां पर हम लिखाएंगे कि अनवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है। देखिए, अनवीकरणीय संसाधन जो है, अनवीकरणीय संसाधन की पुनः प्राप्ति नहीं की जा सकती है, आप इसको फिर से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए खास करके अनवीकरणीय संसाधन जो है, इसका दुरुपयोग जो आधुनिक युग में हो रहा है, आज के जमाने में जो कोयला का दुरुपयोग हो रहा है, लगातार कोयले का जो दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस तरह से इसके खर्च को, खपत को और लगातार बढ़ाया जा रहा है, तो आने वाला जो दिन है उसमें कोयला का भारी कमी झेलना पड़ सकता है, पेट्रोलियम पदार्थ का कमी झेलना पड़ सकता है, प्राकृतिक गैस की कमी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए हमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस इसके उपयोग पर हमें ध्यान देना होगा, और इसका जो लगातार दुरुपयोग हो रहा है इसमें हमें कमी लानी होगी। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो अनवीकरणीय संसाधन जो है उसको भी हम बहुत दिनों तक बचा कर अभी रख सकते हैं, लेकिन इसका दोहन करते चले गए तो फिर इसके बिना हमें जीना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं आगे और आपके लिए अब अगला लाते हैं। तो नवीकरणीय भी क्लियर, अनवीकरणीय भी क्लियर, यानी 4 नंबर तक हमने डेफिनेशन क्लियर किया। 5वां नंबर आपके सामने रहेगा। चलिए अब हम 5वां नंबर की ओर बढ़े, जिसमें हम सिखाए थे आपको कि स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं जी? तो स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व माने अधिकार होता है, तो स्वामित्व के आधार पर यानी अधिकार के आधार पर जो संसाधन है उसको 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला कहता था व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा कहता था सामुदायिक संसाधन, तीसरा कहता था राष्ट्रीय संसाधन और चौथा कहता था अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो ये चारों को हम क्लियर करेंगे आपके लिए। चलते हैं आगे और सबसे पहला अब पढ़ते हैं 5वां नंबर, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, किसे कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं? आपको एक बात और यहां पर बताना चाहेंगे हम कि जो यहाँ पे पहले से अगर हम लिखकर आपको डेफिनेशन रख दें तो उसमें आपको लगता है कि जो पढ़ाने का जो तरीका होता है उसमें आप सोचते होंगे कि जो आपको पहले से लिख दिया जाता है, तो जब पहले से लिख दिया जाएगा तो इसमें लोग सोचते हैं कि बस आपको देखने में मजा आ सकता है, लेकिन समझने में उतना नहीं आएगा, यानी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहले से छापा रहता है ना, तो आपको सिर्फ आप पढ़ पाते हैं, लेकिन उन चीजों को आप दिमाग में बैठा नहीं पाते। आपको लगता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहां पर आप मिस करते हैं, क्योंकि वो बहुत सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत होती है। एक बार में आप उन सब चीजों को देखते हैं, तो माइंड का आदत है कि बहुत चीजों को यदि देखेगा ना तो उसको एक साथ कवर नहीं कर पाएगा, एक साथ कवर नहीं कर पाता, पॉइंट वाइज कवर करता है माइंड जो हमारा है। तो इसका मतलब कि जो आपके सामने एक बार में आएगा उन चीजों को पहले ये क्या करेगा, समझने का प्रयास करेगा। तो पहले से जो लिख दिया जाता है क्वेश्चन, मार्क सजा सजा के आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाता है, आप देखिए आराम से देखते हैं लोग, लेकिन उसको आप ऐसा कर नहीं पाते एग्जाम में, ठीक ना। उसको देखने से कोई फायदा थोड़ा होता, आपको लगता है कि हम बहुत चीज जान रहे हैं, फिर भी आप बहुत चीज नहीं जानते हैं।
यानी आपको हम ये कहना चाहते हैं सीधा सीधा कि जो हम आपको लिख कर बता रहे हैं ये आपके लिए खास करके हम चाहते हैं कि इस तरह से फायदा होगा। तो हम चाहें तो आपके लिए पहले से लिख दे और आपको आपके समय को बचा ले, लेकिन क्या फायदा, उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि पहले से लिखा रहता है, आपको रटा रहता है, आपको कुछ समझ ही नहीं आता। और जब हम आपके साथ लिखते हैं ना, हम आपके साथ लिख रहे हैं, तो इससे आपके माइंड पर बहुत अच्छा यानी पॉजिटिव असर होगा। यानी कहने का मतलब आप जल्दी ज्यादा और अच्छी तरह से साफ साफ कंसेप्ट के साथ सीख सकते हैं इन चीजों को, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक ना, आप भी ऐसा समझने का प्रयास कीजिएगा तो आपको भी जरूर लगेगा कि हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं लेकिन फिर भी हमारे पास ज्ञान की कमी रहती है। क्यों? क्योंकि आज मोबाइल के अंदर बहुत सारी चीजें उपलब्ध है। तो क्या आप महाज्ञानी बन गए देखते? नहीं बने। क्यों? क्योंकि वो सब एक तरह से सजाया जाता है। मान लीजिए सब्सक्राइबर बढ़ गया, उसका घंटा बढ़ गया, सब चीज तो उसी को फायदा है। आपको लग रहा है बस खाली देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसे हैं वैसे हैं, आप जितना थे उतने में हैं। लेकिन आप ध्यान से अगर एक एक चीजों को समझने का प्रयास कीजिएगा तो फिर आप समझ सकते हैं। ठीक ना, माइंड इसी तरह वर्क करता है। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं, इस पर हम आ जाते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब हुआ कि वैसा संसाधन, हम बार बार बात कर रहे हैं व्यक्तिगत, नाम से क्लियर है व्यक्तिगत। ये बातें जो है जनरली लाइफ में यानी दैनिक जीवन में ही हम लोग यूज करते हैं कि हमारा व्यक्तिगत है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हमारे खास हमारे अंदर होता है उस पर सिर्फ मेरा अधिकार होता है। मेरा अधिकार करने का मतलब किसी खास निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो उसको हम बोलेंगे व्यक्तिगत संसाधन। ठीक ना, किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे अब हम बात करेंगे इसके डिफिनेशन को, व्यक्तिगत संसाधन किसे कहते हैं। यानी वैसा संसाधन जिस पर किसी खास या निजी व्यक्ति, किसी खास या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास या निजी व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। दूसरी तरह से आप इसके डिफिनेशन को भी बोल सकते थे। कैसे? वो भी हम आपको बताते हैं। इसी डिफिनेशन को आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते थे कि ऐसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। बोलने का है तरीका, लेकिन आपको जैसा अच्छा लगे उसमें लिखिए। ठीक है ना, तो बहुत अच्छा तरह से लिखा गया। अब यहाँ पे जैसे में देख लेते हैं एग्जाम्पल कि मतलब व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत कौन कौन संसाधन है। देखिए ना, आपका भूमि, आपका जो जमीन है, भूमि यानी हम यहाँ भूमि नहीं लिखे, जमीन का टुकड़ा लिखेंगे, जमीन या भूमि का टुकड़ा लिखेंगे ऐसे करके। देखिए, जमीन का टुकड़ा जब हम लिखते हैं ना तो इसका मतलब भूमि लिख दिए तो भूमि का मतलब तो प्राकृतिक संसाधन सब आ गया जी। तो जमीन का टुकड़ा करने का मतलब जो खास आपका जमीन है, जिस पर आपका घर है, जो आपका खेत का टुकड़ा है, उसकी बातें हम कर रहे हैं। तो वो आपका निजी क्षेत्र में आया, जिसके बदले आप सरकार को टैक्स देते हैं, वो जो है ना वो व्यक्तिगत संसाधन है। ये पूरा भूमि का आप कर दिए, ऐसा है। जमीन का टुकड़ा यानी भूमि का टुकड़ा जिसको कहिएगा, तो जमीन का टुकड़ा है, व्यक्तिगत संसाधन है। आपका जो घर है ना जी, व्यक्तिगत संसाधन है। क्यों व्यक्तिगत? आपके अधिकार क्षेत्र में है, दूसरा कोई आगे आपके घर में थोड़ा रह जाएगा। ये आपका संसाधन ना है, आपका है, निजी है, तो दूसरा तो आएगा नहीं। जो दूसरा नहीं आएगा जिसका मतलब व्यक्तिगत संसाधन है। घर है, आपका कार है, कोई दूसरा कोई आपका कार लेगा? कोई चला सकता है? ऐसा तो है नहीं। तो कार आपका क्या हो गया? आपका निजी संसाधन है, व्यक्तिगत संसाधन है। आपका साइकिल हो गया, आपका साइकिल हो गया, क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है, आपका संसाधन है। तो जमीन का टुकड़ा कहिए, घर कहिए, कार कहिए, साइकिल कहिए और सब अन्य वस्तुएं, जो भी वस्तुएं आप बोलिए ना, जो आपके अधिकार में, आपका अपना है। कितना एग्जाम्पल यहां रखे जोड़ू। तो साइकिल एवं अन्य वस्तुएं है ना, क्या है? अन्य वस्तुएं, ये सभी अन्य वस्तुएं, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। आप समझने का प्रयास कीजिए तो क्या कहना चाह रहे हैं।
यानी जमीन का टुकड़ा, यानी कहिए जमीन, घर, कार, साइकिल, अन्य वस्तुएं, जिस अन्य वस्तुएं मतलब अब बहुत सारे हैं, क्या एक एक करके हम लिखे तो अन्य वस्तुएं, ये सभी क्या है? सभी व्यक्तिगत संसाधन है जो आपका है, जो दूसरा कोई आपका यूज नहीं कर सकता है, सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, आप ही उसका उपयोग कर सकते हैं। सब के सब क्या है? तो व्यक्तिगत संसाधन। इसको निजी संसाधन भी बोलिए, व्यक्तिगत संसाधन बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे हम पढ़ेंगे अब सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। चलिए इसको देख लीजिए बढ़िया से। अब आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे सामुदायिक संसाधन, ठीक ना। अब देखिए सामुदायिक संसाधन की जब हम बातें करते हैं तो सामुदायिक संसाधन का सीधा सीधा क्या मतलब निकलता है? तो कहता है सामुदायिक संसाधन का मतलब होता है जी कि सामुदायिक संसाधन जो है ना, उस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है ना। उस पर क्या होता है? किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर उस पर एक समुदाय का अधिकार होता है। तो वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर एक समुदाय का अधिकार हो, उसको हम बोलेंगे क्या? तो सामुदायिक संसाधन। तो चलिए आपके लिए क्वेश्चन आ गया, सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं? चलिए अब इसके डिफिनेशन को क्लियर करते हैं, फिर एग्जांपल को क्लियर करते हैं। बहुत अच्छा है ये सामुदायिक संसाधन भी। वैसा संसाधन जो या जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, अर्थात वह संसाधन या वैसा संसाधन पर खास समुदाय का अधिकार होता है। ध्यान दीजिएगा, वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर, ऐसे भी बोल सकते हैं कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर एक समुदाय का अधिकार होता है। या हम क्या लिखे हैं कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार नहीं होता है, अर्थात वैसा संसाधन पर खास समुदाय का अधिकार होता है। थोड़ा सा डिफिनेशन यहाँ अल्टर सा लग रहा है, ठीक ना, इसको सही करते हैं, ठीक ना। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना हो, डिफिनेशन थोड़ा सा लैंग्वेज अच्छा नहीं। वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर खास समुदाय का अधिकार होता है, खास समुदाय का अधिकार होता है। सामुदायिक संसाधन कहलाता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। अब अच्छा लैंग्वेज है, ठीक ना, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे में देखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कहता है वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार ना होकर खास समुदाय का अधिकार होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाता है। जैसे मंदिर, पहला मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, समुदाय भवन। अच्छा देखिए, चारागाह जमीन जिस पर कि आप मवेशियों को चराने जाते हैं, चारागाह मतलब हुआ जो आप जहां पर मवेशियों को चराने जाते हैं ना जी, वो भी किसी का अधिकार में नहीं होता है, उस पर सबका अधिकार, तो सब अपनी मवेशियों को चराता है। चारागाह, खेल का मैदान, बताइए और बताइए, इत्यादि कर दीजिए। नहीं तो अब यहाँ पे बहुत सारे हैं, ऐसे कुआं भी होते हैं जो कि जिस पर सब लोग मिलकर पानी भरते हैं।
बहुत सारे ऐसे कल भी होते हैं जिस पर बहुत सारे लोग पानी भरते हैं। तो कहने का मतलब तो कंडीशन के साथ आएगा ना जी, कि किसी के खास ना होकर उस पर समुदाय, अगर उसका समुदाय लाभ लेता है, पूरा समुदाय लाभ लेता है, तो उसको आप बोलिएगा सामुदायिक। लेकिन कोई खास व्यक्ति के अंदर, यानी खास व्यक्ति अगर उसका मतलब उस पर अधिकार जमाता है, उसके अधिकार में अगर वो पड़ता है ना, तो फिर वो ऐसा व्यक्तिगत में। तो यहाँ पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा किसी खास व्यक्ति का नहीं होता, सामुदायिक भवन किसी खास व्यक्ति का नहीं होता, चारागाह किसी खास व्यक्ति का नहीं होता, खेल का मैदान किसी खास व्यक्ति का ना होता है जी, इस पर सब समुदाय का अधिकार होता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। अब आगे हम चलेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो अगला हम सिखा रहे हैं आपको राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, तो हमें लगता है कि पार्ट 1 वाला में पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पार्ट 3 आते आते आपके क्वेश्चन आंसर भी पहला पार्ट का क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो पार्ट 1 देख लीजिएगा, तो पार्ट 2 देखिएगा, फिर पार्ट 3 का इंतजार कीजिए, पार्ट 3 भी जल्द आ जाएगा। तो पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी लगेगा कि हम उसी में समेट लेंगे, ठीक ना। चलिए, छठा नंबर हमको पढ़ना है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, उत्तर ले लेते हैं यहां पर जी। चलिए जी, राष्ट्रीय संसाधन बड़ा आसान डिफिनेशन है। राष्ट्रीय संसाधन का मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें कोई खास एग्जाम्पल हम देंगे, सब के सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत नहीं आएंगे। यानी किसी राष्ट्र के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन, खत्म है। किसी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध, किसी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं, किसी राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, जो कि राष्ट्रीय सीमा यानी देश के अंदर, सीधा सीधा कहिए देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। देश के अंदर उपलब्ध सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और सिखाएंगे आपको हम अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। चलिए, तो इसका हम आ रहे हैं 7वां नंबर आपके लिए क्लियर कर रहे हैं। चलिए, सामुदायिक 7वां और 8वां होगा ना, 2 4 ये 8वां नंबर हो जाएगा, लगता कहीं नंबर सिस्टम मिस्टेक होगा। 8वां होगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। हम कल भी बात किए थे पार्ट 1 वाला वीडियो में आपसे कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब ऐसा संसाधन होता है जो किसी समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर। अच्छा, एक बात और बता देते हैं, यानी राष्ट्रीय संसाधन का मतलब हुआ कि समुद्री तट से आप समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक आप जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं, 200 किलोमीटर तक आपका संसाधन है। वो अंतरराष्ट्रीय नहीं है, यानी आपका संसाधन है। आराम से वहां से आप पेट्रोलियम पदार्थ निकालिए या प्राकृतिक गैस निकालिए, कोई आपको कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि वो आपकी सीमा के अंदर है। अब महासागर में जाके, समुद्र में जाके आराम से आप निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। कोई भी संसाधन आपको मिलता है समुद्र के नीचे तो उसको निकालिए। लेकिन बात यहाँ ये उठता है कि तब अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है, कहता 200 किलोमीटर के बाद, यानी किसी समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद यदि आप चले जाते हैं, यानी समुद्री तट रेखा में 200 किलोमीटर के बाद अगर आप चले जाते हैं, तो आपका राष्ट्रीय संसाधन है, उस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का आधिपत्य होता है, अधिकार होता है। यानी उसमें अगर आप जाके खनन का कार्य करते हैं तो आप फिर अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा अंतरराष्ट्रीय संस्था आप पर प्रतिबंध लगा सकता है, यानी आप पर दबाव बना सकता है। तो इसका मतलब वो आपका संसाधन है ना जी। तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय संसाधन में ये बात भी हम लिख सकते हैं कि जो तट रेखा से 200 किलोमीटर का क्षेत्र है ना, वो भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत ही आता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय संसाधन का मतलब उसके बाद वाला संसाधन, जैसे कि अब डिफिनेशन में अगर हम क्लियर करना चाहेंगे आपके लिए, तो क्या होगा कि किसी
किसी देश के समुद्री तट रेखा से, समुद्री तट रेखा से 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र, 200 किलोमीटर के बाद का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाता है, जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है। हाँ, अब इसमें आप खनन करना चाहिएगा, आप इस पर शोध करना चाहिएगा। 200 किलोमीटर के बाद वाले क्षेत्र पर आप शोध करना चाहिएगा। तो जानते हैं, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहमति आपको लेना होगा। अंतरराष्ट्रीय सहमति यानी जिस देश से आपका सीमा लग रहा है उस देश से आपको सहमति लेना होगा, और दोनों देश की जब सहमति हो जाएगी तो 200 किलोमीटर के बाद वाला जो क्षेत्र है उसमें आप खनन कार्य या शोध का कार्य कर सकते हैं, अन्यथा आप पर अंतरराष्ट्रीय संस्था प्रतिबंध लगा सकती है खनन के कार्यों पर। ठीक है, तो इस तरह से हम सीखे आज अंतरराष्ट्रीय संसाधन तक कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो जैव सिखाए, अजैव सिखाए, आपको नवीकरणीय सिखाए, अनवीकरणीय सिखाए। उसके बाद आपको हम व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और अब जो आपका नंबर है वो जानते हैं किसका नंबर आ गया? वो आ गया विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो जो हम पढ़े थे कि विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला पढ़े थे संभावी। तो संभावी, अब आपका प्रश्न जो आता है वो आएगा संभावी, कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। जब संभावी आप पढ़ लीजिएगा तो संभावी के बाद आपको पढ़ना पड़ जाएगा कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तो संभावी के बारे में अब आपको हम डिफिनेशन क्लियर करते हैं कि संभावी संसाधन किसे कहेंगे। चलिए, संभावी संसाधन, अब हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है संभावी संसाधन से आ रहा है कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं। 9 नंबर में आ गए हम, और हम सीख रहे हैं संभावी संसाधन किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? संभावी संसाधन किसे कहते हैं? तो हम बात किए थे कल भी आपसे पार्ट 1 वाले वीडियो में कि संभावी संसाधन का मतलब होता है ऐसा संसाधन जिसकी संभावना हो, जो किसी खास क्षेत्र में उपलब्ध हो और जिसकी असीम संभावना हो, यानी भविष्य में उपयोग के लिए लाए जाने की संभावना हो। ठीक है ना? जब तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ऐसा संसाधन जो किसी खास विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, लेकिन इसका उपयोग अभी तक हुआ नहीं है। यानी ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं। ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं और इनके उपयोग और इनका भविष्य में उपयोग की संभावना, और इनका उपयोग करने की संभावना, उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लाइन सही करते हैं, ये वाला ठीक नहीं लग रहा। चलिए, तो क्या है? ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध रहते हैं, लेकिन
लेकिन इनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। यानी ऐसे संसाधन जो उपलब्ध तो हैं लेकिन अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया है। भविष्य में देखिएगा, भविष्य में इनके उपयोग की संभावना बनी रहती है। भविष्य में इनके उपयोग की संभावना बनी रहती है। अब आपका प्रश्न होगा कि आखिर ऐसा कौन संसाधन है जो कि क्षेत्र में उपलब्ध है लेकिन अभी तक इसका उपयोग हुआ नहीं, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग होने का संभावना भी बना रहता है। तो कहता है कि जो गुजरात का क्षेत्र है और राजस्थान का जो क्षेत्र है, दोनों में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा की असीम संभावना है और भविष्य में इसका उपयोग जरूर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गुजरात में और जो राजस्थान में पवन ऊर्जा और जो सौर ऊर्जा की संभावना है वो आपका किस में चल जाएगा, तो संभावित संसाधन में चल जाएगा। तो एग्जांपल में लिख देते हैं, जैसे में गुजरात तथा राजस्थान में सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा संभावी संसाधन के उदाहरण हैं। चलिए, तो यहां तक हम आपको सिखा रहे हैं कि गुजरात तथा राजस्थान से, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि गुजरात तथा राजस्थान में कौन सी ऊर्जा का विशेष संभावना है, असीम संभावना है, प्रस्तुत करना होगा। ये तो सौर ऊर्जा, ये तो पवन ऊर्जा। अब हम आपको पढ़ाएंगे संभावी के बाद विकसित वाला संसाधन, ठीक ना, कि विकसित संसाधन किसे कहते हैं, ठीक ना। तो विकसित संसाधन सीखते हैं। चलिए, विकसित संसाधन किसे कहते हैं, तो आपके लिए सारे डिफिनेशन को हमने क्लियर किया। पार्ट 1 का लगभग हमने पूरी तरह से कवर कर लिया है, ठीक ना। पार्ट 1 में जितना पढ़ना था, यानी पार्ट 1 जो इकाई एक्सरसाइज है उसका लगभग चीजों को हमने क्लियर करने का प्रयास कर लिया है। थोड़ा सा संसाधन का संरक्षण बच गया है, उसको पढ़ा देंगे, नियोजन से, ठीक ना। इसके बाद ये खत्म होने के कगार पर, ठीक है। तो यहां तक ठीक है। विकसित संसाधन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर आ गया है, ये 8 है, 9, 10, यानी कहने का मतलब 8वां नंबर 2 2 4 2 बच जाता है, यानी नंबर 10वां नंबर। तो 10वां नंबर आ गया, विकसित संसाधन किसे कहते हैं। विकसित संसाधन किसे कहते हैं, विकसित संसाधन किसे कहते हैं। अब विकसित संसाधन का सीधा मतलब होता है कि ऐसा संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद है और उसकी गुणवत्ता और मात्रा दोनों का पता लगाया जा चुका है, ठीक ना। तो ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं, इनकी मात्रा एवं गुणवत्ता यानी कितनी मात्रा में है, इसकी मात्रा कितनी है, इसकी गुणवत्ता कैसी है, तो इनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का शोध
इनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का पता, इनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका रहता है, निर्धारण हो चुका रहता है। यानी ऐसे संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में उपलब्ध होते हैं और इनकी मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका रहता है, उसको हम बोलेंगे विकसित संसाधन, ठीक ना। तो विकसित संसाधन में आ गए। विकसित संसाधन में आप एग्जांपल लेना चाहिए तो कोई खास एग्जांपल विकसित संसाधन में आपके लिए नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा बहुत सारा एरिया है जहां पे चीजें आपके सामने, बहुत सारा चीज है कि जिसका शोध हो गया है लेकिन अभी तक उसका खनन का कार्य नहीं हुआ है। तो ऐसा ही संसाधन मानिए कि जिसके बारे में कह दिया जाता है कि हाँ इतना टन कोयला है, लेकिन अभी शोध करिए नहीं रहा, मतलब निकालिए नहीं रहा, पता है कि इतना टन है, इतना मीटर गहराई पर कोयला है, निकाल रहा है ये, तो उसको विकसित संसाधन बोलेंगे, ठीक ना। चलिए अब आपको पढ़ाएंगे अगला, जिसमें हम आपको सिखाएंगे, विकसित का हो गया है, अब सीखना आपको लगेगा भंडार संसाधन। अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि भंडार संसाधन किसे कहेंगे, ठीक ना। तो भंडार संसाधन 11वां नंबर आ गया कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं, भंडार संसाधन किसे कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि भंडार संसाधन किसे कहते हैं। तो भंडार संसाधन का मतलब हुआ कि जो असीम, मतलब जैसे कहीं ना कि समुद्र में जैसे जल है ना, ये असीम है, यानी इतना है जिसका कहना नहीं, यानी कहने का मतलब असीम है, जो बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है। हाँ, लेकिन इसका अब तक सही उपयोग इसका भी नहीं हुआ है तकनीक के अभाव में। यानी कहता है कि ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, ठीक ना, और लेकिन तकनीक के अभाव के कारण ऐसे संसाधन का उपयोग नहीं किया जा सका, ठीक ना। कहता है ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की असीम संभावना छुपी रहती, यानी ऐसे संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं, जिनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की असीम संभावना छुपी रहती है, लेकिन तकनीक के अभाव में इनका उपयोग नहीं किया जा, तकनीक के अभाव में इनका उपयोग नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा सकता। मतलब समझिए, ऐसा संसाधन जो पर्यावरण में तो उपलब्ध होते हैं और इनमें कहिए ना तो ऐसी संभावना बनी है कि यदि इसका उपयोग किया जाए ना, तो मानवीय आवश्यकताओं की बहुत सारी चीजों को पूरी कर सकती है, लेकिन तकनीक का अभाव है। तकनीक का अभाव है, मतलब तकनीक का जो अभाव है हमारे पास, ऐसे उपकरण हमारे पास नहीं है, जिसके कारण हम क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि आखिर ऐसा क्या चीज है। तो सुनिए, जैसे हम एग्जांपल यहां लेंगे, नीचे यहां साइड में ले लेते हैं। जैसे समुद्र में उपलब्ध जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस की
हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस की उपलब्धता। अब यहां समझिए, समुद्र में जो पानी है, उस पानी में, पानी जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है, ठीक ना। तो पानी जो है क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है। तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस भी और ऑक्सीजन गैस दोनों उसमें, मतलब कहने का मतलब यदि ऐसा तकनीक आ जाए तो उस पानी से हम हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस दोनों को अलग अलग कर सकते थे। और जब दोनों को अलग कर सकते थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में जबरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है और ऑक्सीजन गैस भी जबरदस्त इस्तेमाल किया जा सकता है। औद्योगिकरण यानी उद्योगों में भी ऑक्सीजन गैस का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में इसकी ज्वलन क्षमता जो होती है काफी अधिक होती है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होती है ज्वलनता। इसका मतलब यदि हम इन दोनों को अलग कर सकते हैं समुद्र के पानी से, तो हम समुद्र में इतने पानी है कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस की जो ऑक्सीजन गैस की जो कमी हो देश में है, इसकी कमी को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत ही जल्द इसकी कमी को दूर किया जा सकता है। लेकिन हमारे पास क्या है, तो हमारे पास तकनीक का अभाव है, टेक्निक का अभाव है, हमारे पास उपकरणों का अभाव है। इसलिए हम क्या कर पा रहे हैं, तो समुद्र के जल से हम लोग हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन अलग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भंडार के रूप में हमारे सामने तो है, हमारे पास तो है, लेकिन फिर भी इसका उपयोग हम अपने मानवीय जीवन में नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको हम भंडार कहेंगे, यानी आज न कल तो जरूर होगा। तो भंडार संसाधन ऐसे संसाधन है जिसका उपयोग भविष्य में जरूर होगा और सभी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति इनसे होने लगेगी। तो आज हम आपको पूरी तरह से जो संसाधन थे, संसाधन के प्रकार को हमने समझाया, संसाधन के डेफिनेशन को हमने पूरी तरह से आज आपके लिए क्लियर किया। और जो आप इसकी आपका जो इसका 12वां नंबर है टाइप, उसमें जो संचित है सेम भंडार संसाधन ही संचित संसाधन का मैंने उदाहरण जाएगा, इसमें अलग अलग कुछ नहीं है। तो ठीक है, आज हम आपके लिए पार्ट 2 में लेकर आए थे भंडार जो भी संसाधन थे उसके सभी जो प्रकार थे, उन सभी प्रकारों के हमने परिभाषा को पूरी तरह से क्लियर किया, साथ साथ एग्जाम्पल को भी हमने क्लियर किया। अब हम आपसे पार्ट 3 में मिलेंगे और सीखेंगे इससे आगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप वीडियो पूरा देखिए, पूरा समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक ना, बेल आइकन को दबाया कीजिए, ठीक है, और वीडियो शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए।